हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के सितंबर महीने के साप्ताहिक के करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अमृतसर से सीधे जामनगर को जोड़ने वाली 6 लेन हाईवे राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो जो 6 लेन हाईवे हैं जो कि अमृतसर से सीधे जामनगर को जोड़ेगा, वो किन किन जिलों से गुजरेगा राजस्थान के, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो यहाँ पर ये बाड़मेर से गुजरेगा, जोधपुर से और बीकानेर से। हनुमानगढ़ की जगह ये कहाँ से गुजरेगा? श्री गंगानगर से। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1, 2, 4 सही है। ये 6 लेन हाईवे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है? तो ये बन रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये जो 6 लेन हाईवे है वो किन किन जिलों से गुजरेगा? तो वो यहाँ पर नीचे आपको डिटेल से रखी नोट में देखिए। श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, उसके बाद में सांचौर और फिर गुजरात के जामनगर में। यहाँ जिले कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि राजस्थान के 6 जिलों से भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये 6 लेन हाईवे जो है गुजरेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। भटिंडा रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी और जामनगर की जो रिफाइनरी है वो एक ही नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगी, जो कि नेशनल बिल्डिंग के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में टाई राजस्थान द्वारा आयोजित टाई विमेन कार्यक्रम में जयपुर स्थित स्टार्टअप ग्रीनोत्थान एंड कंपनी ने टाई विमेन ग्लोबल प्रतियोगिताओं में अपना स्थान सुनिश्चित किया। यह कहाँ आयोजित होगा? तो हाल ही में टाई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि किस नाम से जानी जाती है? द इंडस एंटरप्रेन्योर, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर टाई के द्वारा एक वुमेन ग्लोबल प्रतियोगिता आयोजित की जानी है और ये कहाँ आयोजित होगी? ये आयोजित होगी दुबई के अंदर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। टाई की जो स्थापना है वो 1992 के अंदर सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जितने भी स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने संबंधित इत्यादि जो कार्य है वो किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही जो ग्रीनोत्थान एंड कंपनी है, इसने टेक्सटाइल डाइंग एवं प्रिंटिंग इकाइयों के लिए डाइंग प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रदूषण को सुलझाने के लिए पर्यावरण अनुकूलन एवं किफ़ायती समाधान जो है वो प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है और दुबई में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में श्रमिकों के बच्चों को IAS प्री परीक्षा तथा RAS प्री पास करने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो ये कितनी राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी अगर कोई बच्चा, श्रमिक का जो भी बच्चा है, अगर वो IAS प्री परीक्षा पास करते हैं तो उन्हें 1 लाख तथा RAS प्री पास करते तो उन्हें 50,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही IIT एंड IIM में दाखिला होने पर 50% फीस का जो भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये हाल ही में टीकाराम जूली जी जो हमारे श्रम राज्य मंत्री, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतता है तो उसे 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि IAS प्री परीक्षा, RAS प्री पास करने पर श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख और 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और साथ ही IIT एंड IIMs में दाखिला होने पर 50% का जो भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और साथ ही विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने पर 11 लाख की राशि दी जाएगी। आवासन मंडल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में कितनी आवासीय योजनाएं लॉन्च की गई है? तो हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा प्रदेश में 19 आवासीय योजनाएं जो है लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं? जैसे मुख्यमंत्री द्वारा 14 स्वतंत्र आवासीय योजना सहित 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी आवासीय योजना लॉन्च की गई थी। इसमें 10 योजनाओं के लिए ऑनलाइन व 9 योजनाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन किए जाएंगे।
इसके साथ ही महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना नायला में वीकेंड होम योजना भी लॉन्च की गई है। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही जो 10 और 9 योजनाएं हैं, इनकी डिटेल्स आप नेक्स्ट उसमें देखिए। जैसे ये सारी डिटेल्स यहाँ दे रखी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने हाल ही में 2 एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, RHP ग्रीन और RHP सजग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें कि जयपुर के जो निवासी हैं वो पर्टिकुलर डेट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही सजग जो है, जितने भी आवासीय योजनाओं के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता निश्चित करने के लिए इस ऐप का यूज़ किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। RHP ग्रीन और RHP सजग जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा अभी लॉन्च की गई थी। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भिवाड़ी के अंदर। हाल ही में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का भिवाड़ी के अंदर इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जयपुर, कोटा, उदयपुर और नागौर में भिवाड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर भी स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही तो इस सेंटर के अंदर नवीनतम और आधुनिक मशीनों से युवाओं को प्रशिक्षण और उद्यम स्थापित करने के प्रशिक्षण और जानकारी दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे जो श्रम राज्य मंत्री हैं वो कौन है? टीकाराम जूली जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के रेशनलाइजेशन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए एवं अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिकारी समूह गठित करने की घोषणा की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इसके लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो हाल ही में रेशनलाइजेशन और प्राथमिकता निर्धारण के लिए एवं अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए अधिकारी समूह गठित करने की घोषणा की गई थी बजट में। तो अभी इसके लिए 4 समितियां जो है वो इनका गठन किया गया है। ये समितियां करेगी क्या? इनके कार्य क्या होंगे? तो नोट में देखिए, ये समितियां कृषि एवं संबंध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवाएं तथा वंचित वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित राज्य योजनाओं के संबंध में सुझाव देगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा सम्मान, उद्देश्य एवं लाभान्वित वर्ग के लिए संचालित भिन्न भिन्न योजनाओं को अम्ब्रेला स्कीम में, यानी कि एक ही छाते के नीचे लाने और उन्हें अधिक उपादेय बनाने, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में उपलब्ध फ्लैक्सी फंड का राज्य की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेगी। तो ये सभी स्कीम जो कि लोगों के लिए संचालित है उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की सुझाव जो है वो पेश करेगी, ताकि फंड का जो निस्तारण है वो इजी वे के अंदर हो सके। साथ ही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के लिए बेहतर नवाचारों एवं पहल को अपनाने एवं लागू करने के संबंध में सलाह देगी। तो ये हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा ये समिति गठित की गई है। और कितनी? 4। झुमकी ग्राम पंचायत, ये नाम ध्यान रखिएगा। जल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों को स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राम पंचायत किस जिले से संबंधित है? तो हाल ही में झुमकी ग्राम पंचायत के द्वारा जल संरक्षण को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए गए। इसके चलते इन्हें स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है इनके कार्य को। तो ये किस जिले से संबंधित है? ये है झालावाड़ से। झालावाड़ के अंदर झुमकी ग्राम पंचायत आती है। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और इसकी डिटेल्स जो है वेब पोर्टल पर दे रखी है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। लेंटाना, हाल ही में ये चर्चा के अंदर थी। लेंटाना एक बैल है जो फलदार वृक्षों के लिए उपयोगी है। खरपतवार है जो बेल की तरह होती है, औषधि के रूप में उपयोग में ली जाती है या पशुओं के लिए उचित चारा है। तो लेंटाना एक वनस्पति है जो कि खरपतवार है, जो बैल की तरह होती है। यह खरपतवार हाल ही में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। वहाँ पर इसकी अधिकता पाई गई है और इसके चलते वहाँ के लोगों ने इसे हटाने के प्रयास शुरू किए हैं। यह एक अमेरिकी मूल निवासी पौधा है, जिसकी वजह से जितने भी वन्य क्षेत्र होते हैं वो कटने लग जाते हैं। यानी कि जहाँ ये लेंटाना वनस्पति होगी वहाँ पर
वन्य जीव जितने भी होंगे उनका विचरण कम हो जाएगा। साथ ही अन्य वनस्पतियों की ग्रोथ में और उनके विकास में बाधा डालती है, अन्य वनस्पतियों के विकास में बाधा डालती है। इसके चलते स्थानीय वनस्पति जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से वन्य क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और इसी के चलते हाल ही में ये न्यूज़ में थी, इस खरपतवार को अभी वहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं कि लेंटाना जो है एक खरपतवार है जो बैल की तरह होती है और ये वन्य क्षेत्र को कम कर देती है। लेंटाना एक अमेरिकी मूल पौधा है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में शिल्पकार संजय वर्मा द्वारा एक ट्रॉफी बनाई गई है। ये किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ये किस जिले के मूल निवासी हैं? ये हैं उदयपुर। इन्होंने तांबा और चांदी को यूज़ करते हुए ये कोरोना ट्रॉफी जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये बनाई है इन्होंने। इनके द्वारा और भी कई सारी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे सावरिया सेठ के मुकुट, आभूषण, अफीम व डोडा पर सजी बांसुरी, हवा महल के झरोखे, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इसमें मुख्य है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये कहाँ के निवासी हैं? उदयपुर के। इनका नाम ध्यान रखिएगा, शिल्पकार संजय वर्मा। हाल ही में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों के स्तर को राज्य सरकार के किस कार्यक्रम द्वारा परखा जाएगा? तो ये किस कार्यक्रम के द्वारा परखा जाएगा? ये कार्यक्रम है होनहार। इस कार्यक्रम के द्वारा शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों को परखा जाएगा प्रत्येक विद्यालय के, और इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा तो नोट में देखिए। होनहार राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर एवं गोल्ड प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विद्यालयों का चयन गुणवत्ता दिवस 29 फरवरी 2020 के अवसर पर आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। गुणवत्ता दिवस पर आयोजित परीक्षा में लगभग 61,000 विद्यालयों के 42 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसके अलावा आयोजन का उद्देश्य जो है वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए विद्यालयों को शैक्षिक रूप से सुदृढ़ करना था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो प्रोसीजर है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ आपको डिटेल्स रखिए कि ब्रॉन्ज कक्षा 2 से 7 के 50% विद्यालयों द्वारा भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय में कक्षा स्तर की 50% दक्षताओं को प्राप्त करने पर यह दिया जाएगा। ऐसे ही कक्षा 2 से 7 तक 65% विद्यार्थियों को भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय में कक्षा स्तर की 50% दक्षताओं को प्राप्त करने पर गोल्ड जो है वो कक्षा 2 से 7 के 80% विद्यार्थियों द्वारा भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय 50% दक्षताओं को प्राप्त करने पर दिया जाएगा। तो यहाँ ये प्रोसीजर दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर होनहार कार्यक्रम जो है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के स्तर को परखने, उसको ऑब्जर्व करने, असेस करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में दिशा समिति का गठन किया गया है। यहाँ दिशा का संबंध है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर हेल्थ अप्लायंसेस, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ एप्लीकेशन, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सोसाइटी फॉर मॉनिटरिंग अकोमोडेशन। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये आप ध्यान रखिएगा। जनरली दिशा को अगर हम लिखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा या फिर कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन ये दोनों ही अगर हम इसके लेटर से जाएंगे तो यहाँ पर आप इनमें से ये टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ इसका ध्यान रखिएगा। दिशा का गठन क्यों किया गया था और इसके कितने सदस्य होते हैं, तो इसकी डिटेल नीचे दे रखी है, तो आप ये देखिएगा। दिशा का गठन प्रभावी विकास समन्वय के लिए किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर क्षेत्र के सांसद की अध्यक्षता में गठित दिशा की सदस्यता जिला निगरानी समिति की तरह ही रहेगी। जिला निगरानी समिति को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया सहित कुल 28 योजनाओं का विकास, समन्वय एवं निगरानी का दायित्व दिशा को सौंपा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसके वर्क होते हैं जो कि निगरानी से रिलेटेड है। साथ ही इसके अंदर जो सदस्य होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं वो सदस्य सचिव होते हैं, साथ ही 5 सरपंच, एक एनजीओ प्रतिनिधि, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि और एक वरिष्ठ नागरिक को सांसद यहाँ पर नामित करते हैं। तो ये दिशा के बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल जो है वो, इनकी जो पार्टी है इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, वो कौन सी है? पार्टी RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य के कितने सीमांत जिलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 82 करोड़ से ज़्यादा का बजट स्वीकृत किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 जिलों के लिए, राजस्थान के 4 सीमांत जिलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए 82 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट स्वीकृत किया है। और ये जिले कौन कौन से हैं? ये हैं इंटरनेशनल बॉर्डर वाले, जैसे गंगानगर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, इसके साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये 4 जिलों के लिए इनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए ये बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 36.52 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार 34.35 करोड़ इस वर्ष वहन करेगी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के इस वर्ष प्रमुख प्रायोजक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ड्रीम 11, किंगफिशर, बीकेटी टायर्स, 9 सैनिटरी नैपकिन। तो यहाँ पर जो मुख्य प्रायोजक हैं यानी प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो हैं वो कौन है? 9 सैनिटरी नैपकिन। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स में 9 सैनिटरी नैपकिन के अलावा काई वायर्स एंड केबल्स, जियो, TV9 भारतवर्ष, ये भी इसके प्रमुख प्रायोजक हैं राजस्थान रॉयल के। इसके साथ ही हाल ही में डिजिटल क्रिकेट एकेडमी द पवेलियन ऐप वेयर प्लेयर मीट कोचेस, ये एक ऐप है जो डिजिटल क्रिकेट एकेडमी द पवेलियन के नाम से जानी जाती है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अभी जो IPL होने हैं वो कहाँ आयोजित होंगे? दुबई के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। शनिवार को बैग फ्री सुझाव सहित बस्ते का बोझ कम करने तथा 25 नवाचार करने वाले संदीप जोशी किस जिले के निवासी हैं? तो ये किस जिले के निवासी है? हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे। ये हैं जालोर के। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। साथ ही इन्होंने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान पठेत पुस्तकम अभियान सोशल मीडिया पर चलाया था। और इसके साथ ही ये त्रैमासिक पाठ्य पुस्तक पायलट प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने लागू की है, पिछले वर्ष शुरू किया गया था। तो ये त्रैमासिक पाठ्य पुस्तक का जो सुझाव है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जिसमें 4-4 महीने के अंदर जो बुक्स हैं वो एकीकृत बुक जो होगी वो दी जाएगी, जिसमें 7 से 10 तक चैप्टर होंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट बुक दी जाएगी, फिर ये कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट बुक दी जाएगी। जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था? संदीप जोशी जी के द्वारा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? जालोर से। और ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य हैं। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस जिले के बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए एक FPO पंचायत समिति क्षेत्र तालेड़ा व केशवराय पाटन का चयन किया गया है? तो ये किस जिले से संबंधित है? ये संबंधित है बूंदी से। तो हाल ही में बूंदी के पंचायत समिति क्षेत्र तालेड़ा व केशवराय पाटन का चयन किया गया है FPO के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ नोट में देखिए, भारत सरकार की वित्तीय वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना के तहत जिले में 2 FPO के गठन के लिए 2 उत्पाद क्लस्टर का चयन कमेटी करेगी। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर FPO पंचायत समिति क्षेत्र तालेड़ा व केशवराय पाटन का चयन किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों को यानी FPO, जिसे हम FPO के नाम से भी जानते हैं, को 2 करोड़ रुपए तक की प्रायोजना में कर्ज के लिए सरकारी क्रेडिट गारंटी देगी। हर संगठन को 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट दी जाएगी। साथ ही इस स्कीम में साल 2024 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जिसके लिए 6,865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में दूसरा जो FPO डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति नैनवा व हिंडोली का चयन किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 FPO थे, तो एक FPO में बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए ये चयन किया गया है। साथ ही डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति नैनवा व हिंडोली का चयन किया गया है। और योजना कौन सी है? 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना के तहत ये किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में ड्रॉप आउट लड़कियों को फिर से शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो हाल ही में ड्रॉप आउट लड़कियों को फिर से शिक्षा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेतु योजना लागू की है। यह योजना किस योजना के अंतर्गत लागू की गई है? तो यहाँ देखिए नोट के अंदर,
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत बालिका शिक्षा के लिए शिक्षा सेतु योजना जो है वो शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के फील्ड फंक्शनरीज के माध्यम से हर ड्रॉप आउट बालिका की जानकारी जुटाई जाएगी और फिर उसे शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी विभागीय अधिकारियों की होगी। साथ ही बालिकाओं या महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के बजट 2019-20 में राज्य सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए के साथ में इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया था। इस राशि से इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा के तहत होगा क्या, महिलाओं को बिजनेस के लिए सहयोग करना, आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता देना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास और बालिकाओं के लिए शिक्षा सेतु जैसी योजना इसमें शामिल की गई है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं पॉइंट। सत्य कथन पहचानिए। राज्य में कार्मिकों को सरकार की ओर से 18 साल तक के संतान की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव देने की व्यवस्था है। ये कथन सत्य है। तथा सरोगेसी से उत्पन्न संतान की देखभाल के लिए महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव का भी प्रावधान है। तो यहाँ सरोगेसी से उत्पन्न संतान, तो यहाँ सरोगेसी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत होगा। पूरी सेवा में अधिकतम 700 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। साथ ही एकल पुरुष कर्मचारी को भी अवकाश दें, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में ये एक नोटिस के जरिए बताया गया था कि सरोगेसी से उत्पन्न संतान की देखभाल के लिए महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान ना होने की वजह से उन्हें ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1, 3 व 4 सही है। संयुक्त राष्ट्र व आईकॉन्गो की ओर से गत वर्ष कर्मवीर चक्र से सम्मानित मोटिवेशन श्रेणी का टेलीग्राम चैनल संचालित करने वाले सुनील यादव किस जिले के निवासी हैं? तो हाल ही में न्यूज़ के अंदर थे और इन्हें संयुक्त राष्ट्र व आईकॉन्गो की ओर से गत वर्ष कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मोटिवेशन श्रेणी का टेलीग्राम चैनल संचालित करने के लिए। तो 21 जिले के निवासी हैं, ये अलवर के निवासी हैं। साथ ही में इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, तो इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस। पत्रिका गेट का संबंध किस जिले से है? तो हाल ही में पत्रिका गेट का जो लोकार्पण है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 8 सितंबर को। और ये किस जिले से संबंधित है? जयपुर से। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर इसका लोकार्पण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। पत्रिका समूह ने जयपुर विकास प्राधिकरण की मिशन अनुपम योजना के तहत पत्रिका गेट का निर्माण कराया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के इंडिया गेट की तरह यह गेट जयपुर की शान बढ़ाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी एक फ़ोटो यहाँ पर दी गई है, ये पत्रिका गेट है। जयपुर की बसावट में जिस तरह 9 अंक का ध्यान रखा गया है, इस गेट का निर्माण भी 9 अंक के वास्तु सिद्धांत पर आधारित है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही गेट के 9 दरवाजे पर उकेरे गए चित्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाया गया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो पत्रिका गेट का संबंध जयपुर जिले से है, ये आप ध्यान रखिएगा। किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो ये कौन सा माह है? ये माह है सितंबर। सितंबर 2018 से राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में MG गुरुकुल मोबाइल ऐप किस जिले के राजकीय विद्यालय द्वारा तैयार किया गया है? तो हाल ही में यह MG गुरुकुल मोबाइल ऐप सीकर के राजकीय विद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम गोकुलपुरा के द्वारा यह मोबाइल ऐप और विद्यालय की वेबसाइट का हाल ही में विमोचन किया गया था। यह ऐप स्कूल ने लॉग IT कंपनी के सहयोग से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सीकर की एक स्कूल है जिसका नाम क्या है? महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम गोकुलपुरा। साथ ही मिशन लीसा, हमने लीसा के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। लाइफ सेविंग मोबाइल ऐप के ज़रिए एक सर्वे किया जा रहा है जिसके अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है और उसमें हाल ही में सीकर जिले ने टॉप किया है। ये डाटा वेरी भी हो सकता है बाद में, बट हाल ही में लीसा मोबाइल सर्वे ऐप में सीकर जिला टॉप पर है, यानी पहले नंबर पर है।
इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने 9 लाख से अधिक लोगों का सर्वे करने का दावा किया है। साथ ही कोविड-19 के चलते 1,16,000 लोगों की हाई रिस्क होने की बात यहाँ पर सामने आई है तथा ये जो सर्वे किया गया है वो स्वास्थ्यकर्मियों, आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया गया है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य में पेट्रोलियम और गैस के विपुल भंडार हैं और 4 पेट्रोलियम बेसिन 14 जिलों में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ऑयल उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में सबसे पहले राजस्थान में किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पर देश में सबसे पहले राजस्थान में साइक्लिस्टिंग सिमुलेशन का यहाँ तकनीक का जो है उपयोग किया जा रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। साइक्लिस्टिंग सिमुलेशन का जो उपयोग है देश में सबसे पहले राजस्थान में यूज़ किया जा रहा है ऑयल उत्पादन बढ़ाने के लिए। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू व विंध्य बेसिन में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ हिस्सा शामिल है जहां पर पेट्रोलियम और गैस के विपुल भंडार हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो हाल ही में ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है जयपुर के अंदर। तो भारत निर्वाचन आयोग का जो पहला रीजनल मतदान जागरूकता केंद्र जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही यह इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा जो कि राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई है। इसके साथ ही केंद्र के निर्माण का व्यय भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किया जाएगा। इसके साथ क्षेत्रीय स्वीप कार्यालय राजस्थान राज्य के साथ में हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र के द्वारा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का जो संचालन हो किया जाएगा। वर्तमान में हमारे CEC हैं देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इनका नाम है सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं 2, उनमें से एक कौन है? राजीव कुमार। इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है किन के स्थान पर? अशोक लवासा जी की जगह इन्होंने अशोक लवासा जी को रिप्लेस किया है। और साथ ही और कौन है इनके साथ? इनका नाम है सुशील चंद्रा जी। वर्तमान में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है राजस्थान के? इनका नाम क्या है? आनंद कुमार। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार। साथ ही एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रदत्त शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की क्रियान्विति के अनुसार राज्यों को रैंकिंग जारी की गई है। राजस्थान का इस सूची में कौन सा स्थान है? तो हाल ही में 80 रिफॉर्म्स पॉइंट्स पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है वो जारी की गई है और राजस्थान का इसमें स्थान कौन सा है? 8वां। 2015 से राज्यों में कारोबार सुगमता के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी बिंदुओं की क्रियान्विति के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। 2018 में ये रैंकिंग जारी नहीं की गई थी, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथ ही 2019 में राजस्थान ने 8वें स्थान पर रहा है और 2017 में कौन से स्थान पर था? 9वें स्थान पर। 2019 की रैंकिंग केंद्र सरकार की ओर से जारी 80 रिफॉर्म्स बिंदुओं की राज्य सरकार द्वारा क्रियान्विति के आधार पर की गई है, तो यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में राज्य में कितने ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर 100 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। ये कस्टम हायरिंग सेंटर पहले भी स्थापित किए जा चुके हैं और वर्तमान में ये 100 और किए जा रहे हैं। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में प्रदेश में 6,545 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। इन समितियों का चयन कर लिया गया है जहां पर ये कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति समिति 8 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खाद, बीज व कीटनाशक बेचने के लाइसेंस यहाँ पर जारी किए जाएंगे।
समितियों को पात्र बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित समिति के पात्र कार्मिक को इसके लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति 200 नए सदस्य बनाएगी ताकि उन्हें ऋण, खाद, बीज एवं कीटनाशक जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास में गोदाम एवं कार्यशाला के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें निःशुल्क भूमि आवंटन करवाया जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सत्य कथन पहचानिए। हाल ही में राज्य सरकार ने एक संशोधित अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सरलता एवं बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि पर दी जाने वाले ब्याज अनुदान निर्धारित किया है। इस संशोधन के बाद अब योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 8% अनुदान देय होगा। 25 लाख से अधिक एवं 5 करोड़ रुपए तक 6% अनुदान देय होगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक एवं 10 करोड़ रुपए से तक की ऋण राशि पर 5% ब्याज अनुदान देय होगा। तो इसमें से ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। हाल ही में इसकी अधिसूचना जारी की थी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन, वर्कशेड, भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और उस पर जो भी ऋण राशि पर जो भी अनुदान देय होगा वो यहाँ डिटेल दे रखी है। जैसे 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 5%, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में 6% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक 8% जो अनुदान होगा वो देय होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की कितने प्रतिशत लीज राशि निर्धारित की गई है? तो कितने प्रतिशत लीज राशि निर्धारित की गई है? हाल ही में ये की गई है 2.5%। नोट में देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 37 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शीतलिंग की शक्तियों का उपयोग करते हुए 2.5% लीज राशि जो है वो निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कृषि जिंसों के लिए वेयर हाउसिंग, गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोगी हेतु देय प्रीमियम शुल्क में 100% छूट संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस जिले में हरिभाऊ उपाध्याय नगर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7.7 करोड़ की लागत से गांधी स्मृति उद्यान बनेगा? तो ये किस जिले के अंदर बनाया जाएगा गांधी स्मृति उद्यान? ये बनाया जाएगा अजमेर के अंदर। इस उद्यान में बापू के जीवन, संघर्ष और मोहन से महात्मा तक के सफर को जीवंत करने के लिए 23,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में गांधी स्मृति उद्यान का निर्माण किया जाएगा। उद्यान का ऊंचाई से देखने पर गांधी के आकार में नजर आएगा, जिसकी ड्रोन की सहायता से भी आसानी से तस्वीर ली जा सकेगी। तो ये हाल ही में किस जिले में बनाया जाएगा? अजमेर के अंतर्गत। और किस नगर में? हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। श्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट भाषण में किसानों की सुविधाओं के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की घोषणा की थी। उसी के तहत राज्य किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? राज्य किसान साथी पोर्टल, जिसके तहत पंत कृषि भवन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना भी की गई है। इस पोर्टल पर 150 ऐप विकसित किए जाने हैं, जिनमें से 20 से अधिक ऐप पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को कृषि एवं संबंध विभागों की योजनाओं की सब्सिडी के आवेदन व खेती की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की प्रक्रिया अब संपूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी। इस एकीकृत पोर्टल में कृषि, उद्यान कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग, बीज निगम व जैविक प्रमाणीकरण संस्था को भी शामिल किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? राज्य किसान साथी पोर्टल। और इसके लिए एक यूनिट की स्थापना भी की गई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना पंत कृषि भवन में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, तथा नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।
पीस आउट।